हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी श्रवण कुमार बजाज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सलेबस है हमारे एनटीपीसी के, उनको हमने ब्रीफली देखा था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अभी राइट नाउ मैं आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा और इस टॉपिक पे अपन ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से अराइज किया जाता है और फिर उससे उस टॉपिक से रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन देखने से पहले और उसको सॉल्व करने से पहले हम उस टॉपिक को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, और टॉपिक को हम जितना अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चूँकि हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि यूनिट से रिलेटेड कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है। और इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट से, सेल क्या होता है, सेल में कितने कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बैटरी और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइमरी जो है और भी क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, जैसे कि प्राइमरी करंट का सोर्स कौन सा है, सेकेंडरी करंट का सोर्स कौन सा है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम बेसिकली इससे अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम इसको स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी को टू पार्ट्स में जो है कि डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले और जो है एसी और दूसरा आपके पास हो जाएगा दैट इज़ डीसी। बेसिकली ये कॉमन है, हमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है जाना कि व्हाट इज़ डीसी व्हाट इज़ एसी, बिकॉज इट इज़ नॉट अवर कोर्स। ठीक है, बेसिकली एसी और डीसी में क्या इंपॉर्टेंट है वी विल डिफाइन हियर, बिकॉज एसी और डीसी से कितना डिफरेंस है ये हमें जानना, और क्या डिफरेंस है सिर्फ ये जानना है। तो उसको कैसे हम जानेंगे ये देख लीजिए। जो एसी होता है सबसे पहले, ठीक है, एसी हैव अ जनरेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज क्योंकि जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ये जो एसी होता है इसको सबसे पहले तो बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। और जो डीसी होता है दैट इज डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। डीसी मीन्स दैट इज डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स दैट इज अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा बेसिकली कि अगर डीसी की बात करूं तो नो फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी। जबकि एसी की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा दैट इज जनरेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर क्या होती है, जनरेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हम डीसी को जब देखते हैं, जैसे ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, या फिर ये टाइम हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, जब हम इसको देखते हैं तो जो डीसी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करती है ग्राफ के ऊपर। और जब हम एसी की बात करते हैं, एसी, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन शो नहीं करती, वो इस तरह का एक साइनसोइडल वेव्स शो करती है। तो साइनसोइडल वेव्स का मतलब ये हुआ कि इसका एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम, दो तरह की ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एक बार मैक्स टू मीन, और इसके अंदर एक कांस्टेंट जीरो लाइन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये शो करता है कि देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, जबकि इसके अंदर क्या होता है आपके पास जनरेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। दिस इज द रीजन कि आपके पास डीसी क्या होता है, मोर डेंजरस। ये आपके पास क्या होता है, दैट इज मोर डेंजरस। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा दैट इज लेस डेंजरस, लेस डेंजरस। ठीक है, ये आपके पास मोर डेंजरस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेस डेंजरस। ठीक है, बेसिकली ये हमने देखा। और आगे और अगर हम इसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इलेक्ट्रिक करंट सोर्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी करंट सोर्स, और DC that is it is produced by secondary current source,
सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर स्टेशन, पावर स्टेशन में आपके पास हो सकता है दैट इज थर्मल, ठीक है। उसके बाद दैट इज न्यूक्लियर, ठीक है। और सेकेंडरी के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के केस में दैट इज बैटरी या फिर सेल, ठीक है। तो जो डीसी करंट होगा इसका जो प्रोड्यूस होने का जो मेन जो सोर्स होगा वो आपके पास बैटरी या सेल से होगा, जो कि हम किसी बैटरी या सेल में क्या कर सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं। तो डीसी करंट इज प्रोड्यूस जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी और सेल, जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंडरी current source, and that is AC, means that is alternative current. It is always produced by the power station, which is thermal power plant, or it may be that is nuclear power plant, which is already used in produce for the your that is secondary power generation. Now next one, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं दैट इज करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज नथिंग चार्ज फ्लो रेट, ठीक है। बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज चार्ज फ्लो रेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I इक्वल टू Q बाई T, ये आपके पास टोटल फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे जो चार्ज होता है दैट इज चार्ज इट इज यूनिट कूलाम, दैट इज कूलाम, एंड T दैट इज टाइम, यूनिट दैट इज सेकेंड। सो I इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास जो इसकी यूनिट बनेगी दैट इज कूलाम अपॉन सेकेंड, ये कंप्लीट बन जाएगा जो कि इक्वल्स टू होता है एम्पेयर के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट बन रही है दैट इज ए फॉर एम्पेयर, ये आपके पास कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। तो और 1 एम्पेयर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलाम सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास कंप्लीटली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Q बाई T के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हम देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज है, बेसिकली चार्ज है, ये आपके पास इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ तो दैट इज कूलम्ब, ठीक है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब बेसिकली, और ये आपके पास SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्ज होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ कूलम्ब फॉर दैट इज़ C, और इसको हम कहीं कहीं पे C से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ऑल टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास कूलम्ब हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट इज़ एम्पियर, और 1 एम्पियर इक्वल्स टू मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दैट इज़ आपके पास कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलूँ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर देखूँ तो ओम्स के अकॉर्डिंग होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा R इंटू आई हो जाएगा, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि जो ये है ये आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसको R कहते हैं, और R दैट इज़ नथिंग, ये आपके पास रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल की बात करूँ तो मैं R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज़ V अपॉन आई, यहाँ पे ये आपके पास एक बन जाएगा। और इसकी जो इसका मात्रक होता है रेसिस्टेंस का वो होता है आपके पास है ओम, ठीक है। ओम का साइन ऐसे होता है दैट इज़ ओम, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा दैट इज़ ओम, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है वो किससे उठाया जाता है, या तो फिर इसके डायमेंशन से उठा लिया जाएगा कि इसकी डायमेंशन बीमाएँ क्या होती हैं, या फिर इसके मात्रक से उठा लिया जाएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, जैसे रेसिस्टेंस का ओम हो गया SI मात्रक। अब इसको अगर मैं V बाई आई के फॉर्म में भी ओपन करना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि R इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आई, ठीक है। तो V क्या आपके पास है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, या फिर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली इसकी जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट मीन्स वोल्ट, और डिवाइडेड बाई
आई को अभी मैंने लिखा था एम्पियर, एम्पियर का मतलब है दैट इज़ कूलम सेकंड इनवर्स। तो मुझे कूलम सेकंड इनवर्स नहीं नोट करना है, हमें सिर्फ एम्पियर तक ही रहना, बिकॉज क्योंकि आई की वैल्यू एम्पियर है, तो ये आपके पास एम्पियर हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये भी आपके पास एक इसका जो है कि यूनिट बनेगी। लेकिन जब भी बात हम करेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ओम के, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया ओम। ठीक है, ये कंप्लीट आपके सामने एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो खासकर इन यूनिट से ही पूछे जाते हैं। यूनिट्स में कि एसआई यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा। फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लिटिल बिट आते हैं पर आते जरूर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने एक पेपर देख रहा था एनटीपीसी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो चूंकि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मैंने अभी बताया था कि क्यू क्या होता है, आपके पास चार्ज होता है, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, चार्ज होता है, तो इसको कहते हैं दैट इज आवेश। तो अभी मैंने बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, दैट इज कूलम। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अगर आप जानते हैं तो ऑब्वियसली उसको पिकअप कर सकते हैं, दैट इज कूलम। ठीक है, तो एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, तो चूंकि मैंने यहाँ पे जितने भी मात्रक को डिस्कस किया सारा सारा आपके पास क्या है, एसआई मात्रक ही है। ठीक है, अब मैं अगर आगे लेके चलूँ तो रेसिस्टेंस के फॉर्म को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और किस तरह का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ये चीज़ें। तो चूँकि गाइस हम 9th स्टैंडर्ड में देख रखे हैं कि जो आपके पास रेसिस्टेंस होता है, इट इज़ सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है, ये आपके पास है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ होती है किसका, मटेरियल की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये सारे मटेरियल के लिए मतलब एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने डायमंड ले लिया तो उसके लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कॉपर लिया तो नहीं करेगी, या फिर मैंने क्रोमियम ले लिया तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एल्यूमिनियम ले लिया तो नहीं करेगी। इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल। इट मे बी कि ये सब मटेरियल के लिए मैक्सिमम हो सकती है, कुछ मटेरियल के लिए मिनिमम हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू पे, और स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज़ नथिंग, रेसिस्टिविटी। वो जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे, सबसे पहला तो ये होगा कि डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी सबसे पहले, रेसिस्टिविटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर मैं इसका देखूं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो R इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इक्वल्स टू दैट इज रो L अपॉन A होता है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। चूँकि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, दैट इज़ ओम होता है। ओम को मैं लिखता हूँ ऐसे, ऑब्वियसली ये SI इंट जो रिप्रेजेंटेशन है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे L आपके पास क्या होता है, दैट इज लेंथ होता है। ठीक है, A क्या होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया, जैसे ये वायर है तो ये तो हो गया इसका लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये वाला सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया होगा ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया। ठीक है, और यही जो रो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि किसी भी जो है कि चालक तार का जो है कि उसकी अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं 2 गुना कर दूं, ठीक है, और उसकी लंबाई और जो रेसिस्टिविटी है वो नियत रखते हुए, तो उसके जो है प्रतिरोध पे क्या असर होगा। तो जब इसको 2 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब साफ साफ मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो रेसिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास लेंथ होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी होता है। यही केसेस होता है। मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो भी, अगर इस वायर को 2 मीटर की जगह अगर मैंने यहाँ बढ़ा के 5 मीटर कर दिया
तो भी इसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बना कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल देन द रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल विल बी इंक्रीज। ठीक है, अब दो गुना बढ़ा रहे हैं तो इट विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, अगर 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो इट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ठीक है, और अगर इसी के प्रोपोर्शंस में अगर एरिया को अगर मैं क्या कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ तो सेम कैलकुलेशंस में यहाँ भी कम और बेसी होगा। वो बेसिक सा जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो कम कर लेंगे। तो ये आपके पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया जहाँ पे हम ये देख सकते हैं, हाँ, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो जो अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो जब किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और मैंने ये भी बता दिया था कि किसी मटेरियल के मैक्सिमम हो सकता है, किसी मटेरियल के लिए मिनिमम हो सकता है। तो जो मटेरियल के लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो मटेरियल जो है कि आपके पास गुड जो है कि कंडक्टर नहीं होते हैं। उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है। ठीक है, ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा होती है, वो जो है किसकी ऊर्जा या उष्मा के रूप में क्या होती है, व्यय होती है। यही रीज़न होता है कि कोई अगर कुचालक मटेरियल से या फिर जो है कि कम चालक मटेरियल से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो कुछ समय बाद इतना हॉट और इतना गर्म हो जाती है, और अगर वैसे ही उसको कंटिन्यू विद्युत धारा प्रवाहित होता रहे तो वो मेल्ट हो जाता है। रीज़न होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उष्मा जो उत्पन्न करने लग जाता है, जिससे मटेरियल मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और जिसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध कम होता है वो क्या करता है कि जो है कि उससे विद्युत धारा का जो व्यय है वो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मिनिमम होता है, जिससे ऊर्जा भी मिनिमम उत्पन्न होती है। इसका मतलब ओवरऑल डेफिनेशन से हमने क्या समझा कि रेसिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, और वो करता क्या है, जो उस चालक से उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसके फ्लो का अपोनेंट या फिर उसका अपोजिशन करता है, मतलब उसके प्रवाह को रोकता है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बन गए, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी होता है, दूसरा ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, जितना रोकेगा उतना ज़्यादा ऊर्जा या फिर उष्मा व्यय होगी। उसके बाद इसकी जो एसआई जो मात्रक होता है वो ओम होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी या फिर लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर। अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी बढ़ा दिया तो भी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बेसिकली रेसिस्टिविटी हम बढ़ा नहीं सकते। रेसिस्टिविटी क्या होता है, पर्टिकुलरली मटेरियल के लिए फिक्स होता है, क्योंकि वो मटेरियल की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। मैंने पहले ही कहा था कि जो रेसिस्टिविटी इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सच काइंड ऑफ मटेरियल, जो कि उस मटेरियल के लिए फिक्स होती है। वी कांट चेंज फॉर द एनी। ठीक है, सो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने, अब चूँकि आज का जो क्लास था हमारा वो इस बेसिस पे था कि जब हम कल से क्वेश्चन लेके आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे के सारे जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन रखेंगे। या तो हम पहले केमिस्ट्री उठा सकते हैं या फिर पहले फिजिक्स उठा सकते हैं या बायो। तो प्रैक्टिस सेशंस के लिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस, अब कल हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तो जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो जो हमने पढ़ाया है इस पर कितने तरह के और कितने सालों में कैसा क्वेश्चन पूछा गया वो चीज़ें देखेंगे। थैंक यू गाइज, और आप हमारे टच में रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे अपडेट आपको दे सकें। थैंक यू।